नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने विराट जी के वाई जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा इंडिया जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में एसएससी के द्वारा जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं और उन एग्ज़ामों के अंदर हरियाणा से संबंधित और इंडिया से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने की आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है भी, तो आज तक आपकी 8 क्लासें आ चुकी हैं। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की पशुधन गणना के बारे में करवाया था, विस्तृत जानकारी आपको दी थी और उसकी पीडीएफ भी आप सब बच्चों को दे दी गई थी। ठीक है, हरियाणा पशुधन गणना से संबंधित जो पीडीएफ थी वो पीडीएफ आप सब बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल जी के वाई जीनियस सुभाष सर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें भाई, क्योंकि पीडीएफ जो मिलती है आपको वहीं पर मिलती है। इसके साथ साथ कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है तो वो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज आपकी जो क्लास रहेगी 9 नंबर, यानी आज तक पहले कितनी क्लासें आ चुकी है आपकी, 8 है क्लास आ चुकी है और आज जो आपकी रहेगी 9 नंबर क्लास रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, कबीर के गुरु कौन थे भी? कबीर के गुरु का जैसे जिक्र किया भी, कबीर के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज या फिर नामदेव। तो रामानंद जी क्या थे? कबीर के गुरु थे भी। ठीक है भी, यानी कबीरदास जी जो रहे हैं, ठीक है भी, कबीरदास का जैसे जिक्र करते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के क्या रहे हैं, ये कवि रहे हैं। खास करके जो समाज में फैली कुरीतियों का जो विरोध किया था, तो समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? आपके कबीरदास जी थे। तो कबीरदास जी के जो गुरु रहे हैं वो कौन है? आपके रामानंद जी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। उसके बाद में जिसे और भी पूछा जा सकता है, बल्लभाचार्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सूरदास जी के क्या थे? गुरु थे भी। ठीक है, बल्लभाचार्य जो थे वो किसके गुरु थे? सूरदास के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एक बार अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है, यानी कबीरदास की रचना पूछी है, तो बिज्जक आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है? बिज्जक। ठीक है, बिज्जक और शब्दावली का जैसे जिक्र करते हैं ना, पूछा जाता है बिज्जक और शब्दावली, तो ये किसकी रचना है? बिज्जक और शब्दावली कबीर दास जी की रचना है। और कबीरदास जी के जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं? आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। कबीरदास जी के गुरु रहे हैं रामानंद जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित भी है भी। किसे हरियाणा का संसारपुर कहा जाता है भी? ठीक है भी, किसे हरियाणा का संसारपुर कहा जाता है भी? देखो नया क्वेश्चन बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। छछरौली को कहा जाता है, लाडवा को कहा जाता है, अग्निकुंड को कहा जाता है या फिर शाहबाद। तो शाहबाद को हरियाणा का क्या कहा जाता है? संसारपुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसलिए कहा जाता है हॉकी के लिए भी। ठीक है भी, हम जैसे जिक्र करते हैं संसारपुर जो है ना, ये पंजाब के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित? आपका पंजाब में है। और पंजाब में जो संसारपुर है वो हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, प्रसिद्ध स्थान है संसारपुर हॉकी के लिए, पंजाब में है। तो हरियाणा का संसारपुर किसको कहेंगे हम? शाहबाद। क्योंकि हरियाणा में जो हॉकी के लिए जो प्रसिद्ध रहेगी, हॉकी की जो नर्सरी जो रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी शाहबाद है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा का संसारपुर किसे कहा जाता है? तो शाहबाद को कहा जाता है। और हरियाणा की हॉकी की नर्सरी भी किसे कहा जाता है? आपके शाहबाद को कहा जाता है। रानी रामपाल का जैसे जिक्र करते हैं ना, रानी रामपाल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। रानी रामपाल का जो संबंध है ना वो भी कहाँ से? आपका रानी रामपाल का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, तो रानी रामपाल भी आपके शाहबाद से संबंध रखती है। आप खास करके अभी चर्चा में है 2020 का जैसे टोक्यो ओलंपिक जो चल रहा है ना, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी। टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी की जो टीम गई हुई है हरियाणा की, तो हॉकी की जो टीम है उसमें हरियाणा की 6 खिलाड़ियां हैं भी। कितनी खिलाड़ियां हैं? हरियाणा की 6 खिलाड़ियां हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें से आप एक तो ध्यान कर सकते हो, 6 में से 3 आपकी जो कहाँ से है? शाहबाद से। यानी 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ियों में से 3 आपकी कहाँ से हैं? शाहबाद से हैं। आपको ध्यान होना चाहिए। रानी रामपाल का जैसे जिक्र करते हैं, रानी रामपाल है एक, तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में नवजोत हैं कौर का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, नवजोत हैं
कौर जो है, नवजोत कौर भी, उसके अलावा नवनीत कौर, ठीक है भी, नवनीत है कौर। तो नवजोत कौर, नवनीत कौर और रानी रामपाल ये कहाँ से संबंध रखती है, आपकी शाहबाद से संबंध रखती हैं। उसके अलावा 6 खिलाड़ियों का मैंने जिक्र किया था, तो 3 खिलाड़ियों के बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए। सविता पूनिया आप याद कर सकते हो, बहुत ही चर्चित हस्ती है सविता पूनिया। सविता पूनिया सिरसा से, किस जिले से, आपकी सिरसा जिले से, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और शर्मिला गोदारा है भी एक आपकी, क्या है, शर्मिला गोदारा है, ये कहाँ से संबंध रखती है, ये शर्मिला गोदारा जो आपकी रहेगी हिसार से, हिसार के केमरी गांव से, हिसार के केमरी गांव से। सिरसा के जोधका गांव से सविता पूनिया संबंध रखती है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एक जैसे आप और जिक्र करते हो, उदिता दुहन भी, क्या है, उदिता दोहन है। और उदिता दोहन है हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, आपकी भिवानी जिले से संबंध रखती है, ठीक है भी, भिवानी जिले से। भिवानी जिले का नांगल गांव है, उस गांव से क्या रखती है, संबंध। तो हरियाणा का संसारपुर किसे कहेंगे हमें, तो हरियाणा का संसारपुर शाहबाद को कहेंगे, ठीक है भी, क्योंकि हरियाणा जो भारत की अभी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है ना, टोक्यो ओलंपिक, उसमें से हरियाणा जो भारत की हॉकी की टीम गई हुई है महिला की, उसमें से 6 खिलाड़ी हरियाणा की है, ठीक है। कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा क्या था, आपका क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, एक ही कर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो ये 122वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, ठीक है भी। कब लागू किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है भी, 1 जुलाई 2017 को। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो 122वें संविधान संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था। जीएसटी लागू कब किया गया था, तो जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का मतलब जो दिया था ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे अमिताभ बच्चन ने, तो वन नेशन है वन टैक्स भी, ठीक है भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जीएसटी की दरों का भी ध्यान होना चाहिए भी। 4 जो दरें हैं, वैसे तो 5 होती है, 0 से लेके हम जिक्र करते हैं 28 तक भी, ठीक है, 0 से लेके क्या होती है आपकी 28 तक। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, है 0 है, उसके बाद 5 है, 12 और 18 और 28 के बारे में, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है भी। वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 252, 245 या फिर 238। तो अधिकतम जो संख्या है वो कितनी, आपकी 250 है। अगर हम संविधान का जिक्र करें ना, संविधान यानी मूल संविधान में कितनी सीटें जो निर्धारित की गई है राज्यसभा के लिए, वो कितनी है, 250 है। उस 250 में से 238 तो आपको ध्यान होना चाहिए राज्य के एमएलए चुनते हैं, और 12 सदस्य जो है आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा के अंदर जो किसी ने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी है, उन व्यक्तियों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको, ये 12 सदस्य चुनने की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, आयरलैंड से ली है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। तो अधिकतम कितनी, 250 है, परंतु वर्तमान में जो आपके चुने जाते हैं वो कितने, 245। 245 में से 233 तो आपको ध्यान होना चाहिए राज्यों के एमएलए के द्वारा, और 12 सदस्य किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है भी। तो अधिकतम तो आप पूछे तो अधिकतम तो 250 है, जबकि वर्तमान में निर्वाचित कितने आपके 245 हैं, जिसमें से 238 तो राज्यों के एमएलए के द्वारा। सबसे ज़्यादा किसमें राज्यसभा की सीट आपकी, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है भी। ये चीज़ आप क्लियर है कर सकते हो। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, मैंने कई बार आपको बताया भी भंग नहीं होती। ये इसका सदन क्या होता है, स्थायी होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। एसएससी ने हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा था भी, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। यानी हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है भी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम का है, फलों का है, फूलों का या फिर अंगूर का। तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हमें रेशम का, ठीक है। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन
उत्पादन जो होता है वो किस राज्य के अंदर होता है? कर्नाटक के अंदर। रेशम के कीड़े किस पेड़ के पत्तों पर पाले जाते हैं? सहतूत के पत्तों, ठीक है भैया, सहतूत के पत्तों। अंगूर की जो खेती की जाती है वो विटीकल्चर होती है। क्या होती है? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूरों का अध्ययन करते हैं। और नासिक आपने पढ़ा होगा बहुत बार, नासिक महाराष्ट्र को भारत का अंगूरों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगूरों का बगीचा भी कहा जाता है नासिक महाराष्ट्र। ये वही है नासिक है जो गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ पर हर 12 वर्ष में क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला भी। एपीकल्चर भी आप मधुमक्खी पालन पढ़ सकते हो भी। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है भी? ठीक है भी, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में? देखो आप सब बच्चे जानते हैं, ये जैसे जिक्र करते हैं, ये जो आपका है यानी दक्षिणी भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो पश्चिमी घाट है, ये कौन सा आपका पश्चिमी घाट है और ये कौन सा आपका पूर्वी घाट है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ दर्रों का जैसे जिक्र किया, दर्रे मैंने आपको बताए भी, पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके बीच में टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको पास कहते हैं। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं इसको? पास के नाम से। तो पीपली घाट है, भोर घाट, थाल घाट या फिर पाल घाट। तो पीपली घाट जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये दर्रा नहीं है भी, ठीक है भी। भोर घाट है, थाल घाट और पाल घाट है, जबकि पीपली घाट कोई दर्रा नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था भी? ठीक है भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था भी? नरेंद्र नाथ था, दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त था, सुरेंद्र दत्त था, कृष्ण दत्त या फिर बटुकेश्वर दत्त। आप सब बच्चे जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था भी, ठीक है भी। 12 जनवरी 1863 को इनका क्या हुआ था? 12 जनवरी जिसे जिक्र करते हैं भी 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है भी। इसीलिए हम हर साल 12 जनवरी को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं भी। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए बनाते हैं भी स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की बहुत ही क्या रहे हैं? आदर्श से रहे हैं भी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम का जैसे जिक्र करते तो रामकृष्ण परमहंस भी। क्या थे? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस इसके क्या थे? गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का जैसे जिक्र करते हैं और अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने 1897 में किसकी स्थापना की थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की भी किसकी स्थापना की थी इन्होंने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे आपके? स्वामी विवेकानंद जी थे। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे भी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर क्या दिया था? भाषण दिया था। और आज भी इतने साल बीत जाने के बाद में भी बहुत ज़्यादा वो चर्चित है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कोलंबो से लेके अल्मोड़ा तक, ठीक है भी। कोलंबो से अल्मोड़ा, या लिख सकते हो आप अल्मोड़ा से लेके कोलंबो तक, ठीक है भी। अल्मोड़ा से कोलंबो तक, ठीक है भाई। कोलंबो जो आपको ध्यान होना चाहिए श्रीलंका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। तो अल्मोड़ा जो आपका रहेगा यूके उत्तराखंड के अंदर, यानी उत्तराखंड का इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था? भ्रमण किया था। खासकर आप सभी बच्चे कभी जाओ नैनीताल जैसे चले गए भी, नैनीताल आप जाओ तो नैनीताल जाते वक्त आप कहाँ रुकोगे? जैसे एक काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन आपका? काठ है गोदाम रेलवे स्टेशन। उस काठ गोदाम रेलवे स्टेशन के ऊपर जब आप देखोगे ना इस चीज़ के बारे में, तो काठ गोदाम रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ अपने कदम रखे थे, उन सभी कदमों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो अल्मोड़ा जो रहेगा आपका उत्तराखंड के अंदर रहेगा। इसे उत्तराखंड में मिठाइयों का शहर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिठाइयों का शहर कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी आपका। स्वामी विवेकानंद जी किसके सानिध्य से शिकागो गए थे? आपको ध्यान होना चाहिए खेतड़ी के राजा से, ठीक है भाई, खेतड़ी के राजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भिलाई लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से लगा था? आपका रूस के सहयोग से लगा था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भिलाई जो है ना, ये भिलाई पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपका उड़ीसा के अंदर। यानी भिलाई जो है आपका इस्पात संयंत्र ये उड़ीसा में किसके सहयोग से लगा था?
रूस के सहयोग से लगा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। बोकारो का भी जैसे जिक्र करते हैं ना, बोकारो, ये बोकारो पड़ता है GH झारखंड में, GH झारखंड में। तो बोकारो भी किसके सहयोग से लगा था? रूस के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से लगा था? रूस के सहयोग। तो भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से लगा था। उसके बाद में एक राउरकेला भी बहुत बार पूछा जाता है, राउरकेला, यानी ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लगा था आपका? राउरकेला लगा था। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। राउरकेला जो उड़ीसा में है, ये किसके सहयोग से लगा था आपका? जैसे जिक्र करते हैं तो राउरकेला जो लगा था ना आपका उड़ीसा के अंदर जो है, ये जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी लिखोगे भी, क्या लिखोगे? जर्मनी के सहयोग से लगा था ये, ठीक है भी। ब्रिटेन के सहयोग का जिक्र करें तो ब्रिटेन के सहयोग से लगा था आपका दुर्गापुर भी। क्या लगा था आपका? दुर्गापुर। और दुर्गापुर किस राज्य के अंदर है आपका? वेस्ट बंगाल। दोबारा याद करवा देता हूँ सभी चारों के चारों। ब्रिटेन के सहयोग से लगा था आपका दुर्गापुर भी। क्या लगा था आपका? दुर्गापुर। जैसे भिलाई का जिक्र किया है, भिलाई जो लगा था, और भिलाई का जैसे जिक्र करते हैं, और बोकारो का जैसे जिक्र करते हैं, ये किसके सहयोग से लगे थे? आपको ध्यान होना चाहिए, सोवियत रूस के सहयोग से। राउरकेला जो लगा था आपका जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से लगा था? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर जो है ना आपका, ये वेस्ट बंगाल में है, आपको ध्यान होना चाहिए। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर? आपका छत्तीसगढ़ में। और बोकारो आपका झारखंड में। और राउरकेला आपका जो रहेगा वो उड़ीसा के अंदर। कहाँ रहेगा आपका? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। भारत में हम कई बार पूछा गया, अभी हाल ही में SSSC के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, टिस्को की स्थापना किसने की थी? टिस्को की स्थापना की थी जमशेदजी टाटा ने। कब की थी? 1907 में। कब की थी? 1907 में, ठीक है भाई। टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है भी? ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया है भी, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? आप सब बच्चे जानते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है भी। यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी इसको जाना। इसकी उत्तर का जो भाग है इसको तो उत्तरी गोलार्ध बोलोगे, और दक्षिण का भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलोगे। उत्तरी जो भाग है 23.5 डिग्री में यहाँ एक रेखा और गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में गुजरने वाली जो रेखा आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में गुजरने वाली जो रेखा आपकी कौन सी है? वो मकर रेखा। तो भारत का मैंने कई बार आपको बताया भी, भारत जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर स्थित है? आपका यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है भी। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के 8 राज्यों के अंदर से ये गुजरती है। जैसे राजस्थान का जिक्र करते हो, नंबर 2 जैसे नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 फिर आप राजस्थान का है, नंबर 3 जैसे MP का जिक्र करते हो, नंबर 4 आप झारखंड का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है भी। उसके बाद में नंबर 5 आप जिक्र करोगे छत्तीसगढ़ का, जैसे यहाँ जिक्र करोगे छत्तीसगढ़ है। 7 नंबर वेस्ट बंगाल का जैसे जिक्र करोगे, 8 नंबर त्रिपुरा, और दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ एक बार आपको। जैसे 8 जो गुजरती है ना, यानी 1 नंबर आपका गुजरात रहेगा, दूसरा फिर कौन सा रहेगा? राजस्थान, तीसरा जो आपका रहेगा मध्य प्रदेश, चौथा जो रहेगा आपका झारखंड का जैसे जिक्र करोगे, ठीक है भी। और उसके बाद में फिर 5वां जो आप जिक्र करोगे छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद जिक्र करोगे आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों के अंदर से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। क्या गुजरती है? मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। एक अभी हाल ही में पूछा गया था, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किसके बीच से गुजरती है? वो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है। तो ये ऐसे अलग अलग तरह के क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते
जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? ठीक है, सूअर सबसे ज़्यादा जो है, मैंने खास करके इससे संबंधित आपको पिछली वीडियो में करवाया ही भी था, और पिछली वीडियो की PDF भी, यानी हरियाणा में पशुधन गणना 20वीं पशुधन गणना जो हुई है, उस पशुधन गणना के बारे में विस्तृत जानकारी आप सब बच्चों को मैंने दी है, और उसकी PDF भी आप सब बच्चों को मैंने क्या करवा दी, उपलब्ध करवा दी है। ठीक है भी, तो हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी का स्थान किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये सोनीपत है, अम्बाला, कैथल या फिर सिरसा। तो सोनीपत में सर्वाधिक जो आपके सूअर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत के अंदर। ठीक है, और सूअरों से संबंधित संस्थान जो हम जिक्र करते हैं तो वो कहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए? वो आपको ध्यान होना चाहिए हिसार में। और सूअर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मैंने बताया था वंशताड़ा के अंदर एक केंद्र भी खोला गया है करनाल के अंदर। तो बड़े महत्वपूर्ण से क्वेश्चन थे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भी, और खास करके मैंने सभी बच्चों को बताया भी है, हरियाणा पुलिस का जो आपका एग्जाम है और करंट अफेयर के लिए जो PDF है ना, करंट अफेयर जो करनी है, करंट अफेयर की PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस सुभाष सर पे डाल रखी है भी। तो वहाँ से जनवरी 2020 से लेके आपकी जो जून 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की PDF डाल रखी है, और एक बार सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है उस का रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है आपके करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, तो करंट के क्वेश्चन आप अगर आपने पढ़े हैं तो उसको क्लियर कर सकते हो भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो क्लास को क्या किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, दूसरे बच्चे भी इसका क्या उठा सके, लाभ उठा सके। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।